वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग थर्मल कॉन्सेप्ट्स में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें ये सीखना है कि कोई भी मैटर जब उसको हीट करते हैं हम लोग तब वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, ये तुमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, 8th 9th में, 10th में भी शायद, कि अगर कोई मटेरियल है उसको जब हीट करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, राइट। उसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, मोशन करेंगे, और देयरफॉर टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के मोशन से जुड़ा हुआ एक टर्म है। ठीक है, ज़्यादा वाइब्रेशन, ज़्यादा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा। अब इसको इस ग्राफ से समझते हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का कर्व है। ठीक है, अब ये जो कर्व है ये बताता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, उस कोई मटेरियल का, ठीक है, और ये एक और पार्टिकल, उसके इर्द गिर्द कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनके बीच में जैसे हम हीट करेंगे तो कैसे वेरी करेगी। अब देखो, शुरू में क्या होगा, जैसे हमने हीट करना शुरू किया तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ड्रॉप करती है, ठीक, और ड्रॉप करके अपने मिनिमम पे पहुंचती है। जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा इनके बीच का, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का, एक पॉइंट आएगा जब ये पोटेंशियल एनर्जी अपने मिनिमम पे पहुंच जाएगी, और वो मिनिमम पे पहुंचने पर उस पॉइंट पे जो रिपल्सिव फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, रिपल्सिव फोर्स और जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ही इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जहां पर ये डिस्टेंस अगर x है तो इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। और इस पॉइंट पे जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वही अट्रैक्टिव फोर्सेस के बराबर हो जाते हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पीछे रिपल्सिव फोर्सेस भी लग रहे होंगे, ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लग रहे होंगे, बिकॉज इंटरन्यूक्लियर फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है, और रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चार्जेस भी होंगे तो वो रिपेल कर रहे होंगे सेम चार्जेस। तो ये दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाते हैं तब अपना जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो अपने मिनिमम पे होता है। लेकिन उसके बाद फिर जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, हीट तो कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली, तो एनर्जी फिर बढ़ेगी इसकी। ठीक है, और एनर्जी देखो, अब एनर्जी बढ़ तो रही है लेकिन यहां भी बढ़ रही है, आगे जाने पर और पीछे जाने पे भी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर एक लाइन खींचे, ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये जो कर्व बन रहा है ना, जो वेल बन रहा है कुआं, ये सिमेट्रिकल नहीं है, बिकॉज एनर्जी अभी मान लो -10 थी, बढ़ के हो गई ले सपोज -4, तो एनर्जी बढ़ी हीट करने पे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब अगर इसको ये राइट हैंड साइड बता रहा है कि ये एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन की कॉन्ट्रैक्शन, कंपेयर करो, ज्यादा तो एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो इसमें कंपेरेटिवली एक्सपेंशन ज्यादा होगा देन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो और ऊपर लेके चले जाओ कर्व को, और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो -2 पे चले गए हम लोग एनर्जी बढ़ने के बाद, तो देखो कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है और कंपेरेटिवली ये जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा हो रहा है। ओवरऑल एक्सपेंशन ही होता है एनर्जी बढ़ाने पे। ठीक है, ये इससे पता चलता है कि ये जो बेल कर्व आता है ना, कुएं जैसा कर्व, ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। सिमेट्रिकल होता कब, जब ये जो कर्व बन रहा है वो सिमेट्रिकल एकदम सेम टू सेम यहां बनता होता, तब हम कहते हैं कि जितना एक्सपेंशन हो उतना ही कॉन्ट्रैक्शन हो गया और कोई चेंज ही नहीं हुआ डिस्टेंस में, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ हीट करने पे, यानी कि कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। लेकिन एक्सपेंशन होता है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है, और वो इस कर्व से समझ में आता है, बिकॉज ये कर्व जो है, ये वेल जो बन रहा है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। राइट हैंड साइड में एक्सपेंशन ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन कंपेरेटिवली कम है एनर्जी बढ़ाने पे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। देखो, कोई भी रॉड ली हमने, लेट्स सपोज उसका लेंथ L है और वो अभी T टेम्परेचर पे है, उसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद उसका ऑफ कोर्स एक्सपेंशन होगा। अभी हमने समझा क्यों, कोई भी मटेरियल को हीट करते हो तो ओवरऑल उसमें एक्सपेंशन ही होगा। तो ये रॉड जो है अब L से बढ़ के L प्लस डेल्टा L लेंथ की हो गई, और टेम्परेचर बढ़ के T से T प्लस डेल्टा T हुआ, हीट करने के बाद टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज हम समझने जा रहे हैं, अल्फा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये क्या होता है। तो सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि यहाँ जो डेल्टा L है ना, चेंज इन लेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। जितना डेल्टा T होता है ना, उतना, जितना डेल्टा T होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा L। ठीक है, और डेल्टा L जो ओरिजिनल लेंथ है L इस रॉड की, उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आ रही हैं हमें कि डेल्टा L एक तो जो ओरिजिनल लेंथ है रॉड की उसके प्रोपोर्शनल है, और एक डेल्टा T जो चेंज इन टेम्परेचर है उसके भी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो
अगर इक्वल टू साइन से रिप्लेस करें तो एल और डेल्टा टी तो आ ही जाएंगे, है ना, एल और डेल्टा टी तो आ ही जाएंगे, और साथ में एक कांस्टेंट भी आता है जिसे हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। यही अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो अल्फा को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बन गया ना अल्फा का। और अल्फा को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इट सेज कि चेंज इन लेंथ, साफ से नहीं लिखा ना, डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। तो अल्फा होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है कि अगर हम लोग इसको और अच्छे समझना चाहो तो यहां से समझ सकते हो, अगर मुझे अल्फा को डिफाइन करना हो तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या, देखो चेंज इन लेंथ तो डेल्टा एल हो गया, ठीक है। अब उसको टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे तभी तो हम कहेंगे ना कि ये चेंज इन लेंथ जो हो रहा है पर यूनिट लेंथ हो रहा है, राइट। और डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दिया हमने, यानी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, तब हमें क्या मिलता है, अल्फा मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक कांस्टेंट है ही, ठीक है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग मटेरियल का रॉड लोगे, अभी तुमने सपोज करो तुम स्टील का लोगे तो अल्फा डिफरेंट आएगा, कॉपर का लोगे तो डिफरेंट आएगा, कोई और मटेरियल लोगे तो उसका अल्फा डिफरेंट आएगा। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अल्फा का जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें डेल्टा टी का भी टर्म है ना, चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखने को तुम्हें दिख रही है कि यहाँ अल्फा स्टील जो है 1.2 इंटू 10⁻⁵ है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर जो अल्फा कॉपर है वो 1.7 इंटू 10⁻⁵ है पर डिग्री सेल्सियस। तो किसका अल्फा ज्यादा है, कॉपर का। इसका मतलब क्या है, यानी कि उतना ही टेम्परेचर अगर चेंज करते हो कॉपर और स्टील में, ठीक है, तो अल्फा क्योंकि कॉपर का ज्यादा है तो इसमें जो चेंज ऑफ लेंथ होगा ना ज्यादा होगा कंपेरेटिवली देन स्टील, ठीक है। ये बता रहा है ये अल्फा, ठीक है, बिकॉज डेल्टा एल जो होता है वो एल के प्रोपोर्शनल होता है और डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है, और बिकॉज यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा तो वो अल्फा होगा, ठीक है। अल्फा तो अब देखो अल्फा किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है, और हमने अगर दो रॉड ली, एक स्टील की एक कॉपर की, और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ एल है, ठीक है, दोनों में चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा है वो भी सेम है, तो एल डेल्टा टी सेम हो गया। तो अगर हमें चेंज इन लेंथ पता करना हो किसमें ज्यादा किसमें कम होगा तो वो अल्फा से पता चलेगा, और अल्फा किसका ज्यादा है, स्टील का ज्यादा है, सॉरी अल्फा कॉपर का ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है अल्फा, तो डेल्टा एल ऑफ कॉपर विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एल ऑफ स्टील। चेंज इन जो लेंथ कॉपर में होगा वो ज्यादा होगा स्टील के चेंज इन लेंथ से, ठीक है। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन समझते हैं। जिस तरह हमने लीनियर एक्सपेंशन समझा वैसे ही हो सकता है कोई 3D बॉडी हो, जैसे कि एक क्यूब ले लो, एक क्यूब लिया हमने, ठीक है, और इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मान लो एल लेंथ का क्यूब है तो एल क्यूब वॉल्यूम होगा ना, ठीक है। और अगर इसको हीट करना शुरू करेंगे तो ये भी एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम होगा उसको हम लोग डेल्टा वी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। और डेल्टा वी अगेन डिपेंड करेगा किस पे, ओरिजिनल वॉल्यूम पे, जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है उस पे, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो वी डेल्टा टी तो रहेगा ही, साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम गामा कहते हैं, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। और अगेन इसका डेफिनेशन अगर देना हो तो कैसे देंगे, चेंज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा फॉर ए क्यूब, ये निकालेंगे फर्स्ट लेटर ऑन, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गामा जो दिया हुआ है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो t² + 2 है और 2 सेकंड टू 3 सेकंड। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रखी है, यहाँ जो है ना यहाँ कैपिटल टी कर दो, ये टाइम नहीं है टेम्परेचर है, और ये 20 केल्विन कर दो और ये 30 केल्विन कर दो। 20 केल्विन से 30 केल्विन तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है और गामा इस फंक्शन में दिया हुआ है, वेरिएबल है, तो डेल्टा वी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, अब सही है, अब क्वेश्चन सही है, अब सॉल्व करो। देखो डेल्टा वी हम जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ एक गामा आता है। वॉल्यूम कैसा, ओरिजिनल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है और डेल्टा टी के भी प्रोपोर्शनल होता है। और गामा क्या दिया हुआ है, गामा t² + 2 दिया हुआ है, ठीक है, और डेल्टा टी यहाँ रहने दो,
और यहाँ पर देखो v जो है ना, डेल्टा v बाई वी ऐसा लिख सकते हैं। हमें डेल्टा v फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि t वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 20 से 30 केल्विन तक, ठीक है, तो हम लोग डेल्टा v को क्या लिख सकते हैं, v तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कोई भी 3D फिगर हो सकता है, राइट। तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। और यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय द वे, टोटल अगर चेंज चाहिए वॉल्यूम का, तो टी स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा टी, और लिमिट पड़ जाएगी 20 से लेकर 30 केल्विन की, ठीक है। तो टी स्क्वायर डेल्टा टी, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डी टी, डी कैपिटल टी रहने दो, और लिमिट पड़ गई 20 से 30 की, और यहाँ 2 डी टी, ठीक है, लिमिट पड़ गई 20 से 30 की। कितना आ गया, ये हो गया टी क्यूब बाई 3, और लिमिट पड़ गई 20 से 30 की, और यहाँ पड़ गया 2, 30 माइनस 20 यानी कि 10, ठीक है। अब 1/3 कॉमन ले लो, टी क्यूब क्या होगा, 30 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ 20 हो गया। ये हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा वी, ये टोटल डेल्टा वी आ गया, अपॉन में वॉल्यूम तो इनिशियली कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। वैसे भी कर लो तो 2700 आ रहा है, 27,000 आ जाएगा ना, 27,000 माइनस 800, राइट। 27,000 माइनस 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6, 26200 अपॉन में 3 प्लस 20, इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ओरिजिनल वॉल्यूम v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा v आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा फॉर ए क्यूब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। कोई क्यूब दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा इनिशियली, एल क्यूब होगा ना, बिकॉज अगर साइड लेंथ एल है तो उसका वॉल्यूम एल क्यूब होगा। अब इसके लिए अल्फा और गामा में रिलेशन चाहिए, गामा यही होता है, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी, ठीक है। पहले गामा ही निकाल लेते हैं, गामा क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है वी, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं, डेल्टा वी कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 3L स्क्वायर डेल्टा एल, ऐसा लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी को 3L स्क्वायर डेल्टा एल लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 3L स्क्वायर डेल्टा एल लिख दिया, अपॉन में जो वॉल्यूम इनिशियल रहा होगा वो क्या रहा होगा, एल क्यूब रहा होगा, अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर से ये एल क्यूब कट गया, नीचे एल आ गया, तो ये क्या आ गया, 3 डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, याद करो, तो डेल्टा एल जो होता है वो अल्फा अल्फा एल डेल्टा टी होता है। तो अल्फा क्या आ गया, डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी, क्या वो बनता दिख रहा है यहाँ पे, डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी बनता दिख रहा है। तो ये पूरा टर्म हो गया 3 अल्फा, यानी कि गामा जो होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन से पूछा जाता है वेरी फ्रीक्वेंटली, इसका ध्यान रखना, भूल भी जाओ तो डिराइव कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एरिया एक्सपेंशन पे आते हैं। अब वैसे ही जैसे हमने वॉल्यूम का जिक्र किया, हो सकता है कोई प्लेन शीट हो, रेक्टेंगुलर शीट हो सकती है, ठीक है, उसका एरिया ही लेंगे, वॉल्यूम तो लेंगे नहीं। तो अगर एक्सपैंड उसमें टेम्परेचर राइज करते हैं, या कोई एक हमने कंसीडर किया प्लेन शीट, मेटल शीट, और इसका टेम्परेचर राइज किया, हीट किया इसको, तो ये भी एक्सपैंड करेगा, तो इसमें जो चेंज इन एरिया होगा उसको हम लोग डेल्टा ए से शो करेंगे, और वो डेल्टा ए भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो ओरिजिनल एरिया है उसके, और जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है उसके। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आएगा, ए और डेल्टा टी तो आएगा ही, साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बीटा से शो करते हैं, ठीक है, और ये बीटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। वैसे ही जैसे हम पहले डिफाइन करते रहे, बीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज चेंज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब पूछा गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा फॉर ए स्क्वायर। तो कोई स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ मान लो ए है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओरिजिनल एरिया। तो अब मुझे बीटा चाहिए, बीटा क्या होता है, देखो डेल्टा ए अपॉन में ए डेल्टा टी होता है, तो बीटा में डेल्टा ए, तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दो एक बार डेल्टा ए निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2a डेल्टा ए, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2a डेल्टा ए। तो बीटा की जगह मैंने यहाँ डेल्टा ए की जगह लिख दिया 2a डेल्टा ए, अपॉन में एरिया की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ओरिजिनल एरिया जो है, और डेल्टा टी चेंज है,
तो अब देखो एक ए से एक ये ए कट गया, तो 2 डेल्टा ए अपॉन में ए डेल्टा टी आ गया, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो अल्फा का फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि डेल्टा एल को क्या लिखेंगे, अल्फा एल डेल्टा टी, है ना। तो अल्फा क्या हो गया, डेल्टा एल एल डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा हो गया डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। अब यहां पर ए क्या है, ओरिजिनल लेंथ एल ही है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। यही चीज बन रहा है ना, डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। ये पूरा टर्म जो है क्या हो गया, अल्फा हो गया। ये 2 अल्फा के बराबर आता है क्या, बीटा। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। ये भी कॉमन कंक्लूजन है जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।